आज हम टॉपिक करेंगे गॉस लॉ को। गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है द नंबर ऑफ फ्री लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। जैसे कि पेन एक क्लोज सरफेस है, जैसे हॉलो है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फ्री लाइन, आने वाली फ्री लाइन और जाने वाली फ्री लाइन, इन नंबर ऑफ फ्री लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसके लिए जो ट्रेडिशनल जो एक जनरल मेथड है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू cos थीटा बिटवीन E एंड ds। ध्यान दें, ये क्लोज सरफेस है, किसी तरह का क्लोज सरफेस हो सकता है, एक रेगुलर शेप है, लेकिन ऐसी अगर शेप आप लें रेगुलर शेप, तो वहां पर प्लस क्यू चार्ज से फैला हुआ है, उस प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, एग्जिट करती हैं। सरफेस जो आप ले रहे हो, इस सरफेस पे हमें एरिया वेक्टर डालना होता है। जैसे कि इस पेन पर अगर एरिया वेक्टर डालोगे तो वो किसी भी सरफेस पर अन्य सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को क्लोज सरफेस मानूं तो इस पर एरिया वेक्टर जो है वो भी नॉर्मली होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आने की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये जरूरी नहीं है हर बार एक दूसरे के नॉर्मल ही हो, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे कि मान के चलिए उंगलियां हैं, फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है और आपने इस तरह से यहाँ पर एरिया वेक्टर डाला, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 45 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो जाए, जैसे कि ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इस केस में थीटा 0 डिग्री होगा, जो कि इस पेन के केस में ले सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आती है, इस पर आप एरिया वेक्टर डालते हो और सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये बातें थीटा पे कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2-3 जगह मैंने इस तरह से एक छोटा सा एरिया वेक्टर चूज किया। छोटे से मतलब जैसे कि पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, सपोज दैट इसका एरिया सपोज दैट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक छोटा सा पोर्शन इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्मॉल पोर्शन को ही हम बोलते हैं एरिया एलिमेंट ds। अब जरा बात को समझें, तो इस पर एक सरफेस लिया, क्लोज सरफेस, इसको फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है सरफेस पर और इधर से बाहर जा रही है। 2-3 को मैं दिखा दूं, जैसे कि ये एक फील्ड लाइन मैंने दिखाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां पर मेरे इसमें फिंगर है इस जगह एंटर करती है और यहीं पर आपने एरिया वेक्टर चूज किया, उस पर आपने देखा कि एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल है, वो आपने इस तरह से बना दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। थीटा की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक केस मैंने यहां पर लिया है, यहां पर एरिया वेक्टर जब हम लेते हैं तो वो सरफेस के नॉर्मल डाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सरफेस के नॉर्मल है, तो इस केस में जो वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल थीटा है वो कितना होगा, 0 डिग्री, जो कि ख्याल में थीटा बोल दिया है। ऐसे केस यहां पर लिया है हमने। जो जनरल केस है वो तो 5 क्लोज सरफेस इंटीग्रल E ds cos थीटा है, जो कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यूज करते हैं। लेकिन गॉस ने कहा कि इतना काम ध्यान करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा मैथ समझ देखो कि एंगल क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका गॉस ने बताया कि आप ये देख लो कि आपके सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, वो है q, और उसे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, यानी कि what will be the definition of the Gauss law? The definition of the Gauss law will be the electric flux through any closed surface will be equal to the 1/epsilon times of total charge enclosed by the surface। जो बात मैंने हिंदी में कही थी वही बात मैंने इंग्लिश में बताई है डेफिनेशन के तौर पर, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। अब प्रूफ करते हैं गॉस लॉ का। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ करते हैं। गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए एक हम चार्ज मान लेते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज से सभी डायरेक्शन में x, y, z सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। और यहां तो 2 डायमेंशन आप देख रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल होती है। जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब से चारों तरफ रोशनी निकलती है, वैसे ही एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब आप चाहते हैं कि किसी डिस्टेंस r, चार्ज के सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो अब आपने क्या किया कि चार्ज जहां तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जितनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नंबर निकालने हैं आपको, उतनी डिस्टेंस लेकर चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना दिया। मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये गॉसियन सरफेस जो है डॉट 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 करके दिखाया गया है, ये चार्ज के चारों तरफ बनाया गया है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसे माना जाता है, यानी कि इमेजिनरी का मतलब जैसे आप कल्पना करें, तो जैसे बल्ब एक छोटा सा, उस बल्ब के आप बोलते हैं मुझे बल्ब से ये जो मेरा हैंड है इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो आप चारों तरफ इसी रेडियस का एक स्फीयर बना दो, एक बड़ा सा स्फीयर बना दो चारों तरफ, ठीक है। और उस स्फीयर को रेडियस का नाम दे दो r, जो कि रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस कही जाती है।
अब ये जो इमेजिनरी सरफेस जो आपने माइंड में बनाया है एक फुटबॉल की तरह, उस सरफेस पर कहीं एक जगह छोटा सा एरिया वेक्टर चूज कर लीजिए, जिससे कि हम पता कर सकें कि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस क्या है। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर से आने वाली फील्ड लाइन सरफेस पर एक रेडियस की तरह काम करेगी, जो कि नॉर्मल होगी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है सरफेस पर। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। किस किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑन द गॉसियन सरफेस। इस तरीके से जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि अगर डिस्टेंस r पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, ये है 1/4πε0 q/r²। अभी नहीं रख रहा हूं मैं इसको, मैं आपको रिवाइंड करवा रहा था। इनटू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब रख दीजिए e की जगह रख देंगे 1/4πε0। टोटल चार्ज कितना आपके पास प्लस q, और कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप यहां पर, तो ये हो जाएगी r²। अब ये जो हिस्सा है आपको, ये क्या है, ये तो एरिया एलिमेंट है ना, लेकिन किसका एरिया है, जो कि आपने चार्ज के चारों तरफ बनाया था। कैसा एरिया था, वो एक स्फीयर था। चार्ज एक स्फीयर की फॉर्म, चार्ज के चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस थी वो स्फेरिकल फॉर्म में थी। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। बिल्कुल ठीक आपने लगा दिया, r² से r² काट दो, 4π से 4π काट दो, पाई का कितना आ जाएगा, q/ε0। और यही क्या था, दिस वाज द गॉस लॉ। तो यहां पर प्रूफ हो जाता है। गॉस लॉ को समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्यूब दे दिया है, उस क्यूब के अंदर -6 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के दो चार्ज रखे हुए हैं, और पूछते हैं इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। ये क्यूब के अंदर रखे हुए हैं, क्यूब की साइड में दे रखी है, क्यूब की जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो आप अपना आइडिया क्या लगाएंगे बताइए, जब तक मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं क्या करेंगे आप गॉस लॉ लगाइए ना सीधे। गॉस लॉ 5 कितना हो जाएगा, q/ε0, ठीक है। ε0 की वैल्यू दी जाती है एग्जाम में आपको, वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इनवर्स। तो वैल्यू आपको दे रखी है, क्या सोचे थे लेना आपने, बिल्कुल सही सोचा। अब आपको क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका -6 एंड +6 अपॉन ε0 इक्वल्स टू 0/ε0, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, नो फ्लक्स। कहने का ये हो गया सिंपली, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें आप ये जरूर देखें टोटल चार्ज कितना है, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जरूर लगाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ओके स्टूडेंट, चैप्टर 2 का एक टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। दरअसल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर समझते हैं। जनरली आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्लास 10 में पढ़ी है और यहां भी आपने पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। कहने का अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है किसी भी टेस्ट चार्ज में जो कि यूनिट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है। अब थोड़ा आप इस बात को समझो, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। अगर आप प्लस चार्ज को प्लस चार्ज की तरफ लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन जब होगा तो ये तो सिर्फ पुश करेगा सोर्स चार्ज, और आपको इसको पास लाना है। जैसे कि पॉइंट ए से उठाकर आपको इसे पॉइंट बी पर लाना है, तो ये बताइए फोर्स किसको लगाना होगा, आपको लगाना होगा। किसके अगेंस्ट लगाना होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट लगाना होगा। इसलिए यहां पर ये कहा जाता है इट इज द वर्क डन, क्योंकि जब आप वर्क डन करेंगे तब आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, और एनर्जी के यहाँ पे फिर आगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। तो मुद्दे की बात कराते हैं, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल किसी सोर्स चार्ज की खुद की स्ट्रेंथ होती है, जिससे कि हम एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी यूटिलाइज करके किसी टेस्ट चार्ज को उसके नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा सके। ये तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम फाइंड करते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं इसका।
पॉइंट चार्ज करते हैं, एक हम सोर्स चार्ज लेते हैं 10 क्यू, जिससे कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ऐसा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रेंज जो है वो P तक है, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट पर कोई हमारा टेस्ट चार्ज था Q नॉट, जैसे कि हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में लाते हैं। तो आप ये चीजें जानते हैं, जब इनफाइनाइट पर तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं, यानी कि इस टेस्ट चार्ज और जो सोर्स चार्ज के बीच में ये डॉटेड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अब इसे करते करते आप इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लाते हैं, P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज शुरू हो जाती है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट पर सोर्स चार्ज Q अपना फोर्स लगाता है, यहीं से हमारा वर्क डन, हमारा काम शुरू होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू पुश करते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q की तरफ ले जाते हैं Q नॉट को। अब ये डिस्टेंस जो x है, वैसे तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसका इस डिस्टेंस का एक स्मॉल एरिया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx चूज करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर थिक सा दिखाया है, ऐसा बनाना नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, ऐसी कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये जो दिखाने के लिए कि ये dx वाला पोर्शन है। इसी पोर्शन पर हम फोर्स निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे और फिर फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये जो थिक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx हो गया, जहां पर की फोर्स F लग रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप डिस्प्लेसमेंट ले जा रहे हैं प्लस Q की तरफ, जबकि फोर्स लग रहा है dx के अपोजिट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो थीटा कितना हो जाएगा इस दिशा पर, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इस वजह से इस स्मॉल पोर्शन पर जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो F into dx into cos 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है, -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा -F into dx। अब हम क्या करते हैं, हमारा टास्क ये स्मॉल dx तो है नहीं, हमें तो P से लेकर A तक चेक करना है कि वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चार्ज के सेंटर से जहां A पॉइंट, जहां तक कि आप टेस्ट चार्ज को लेके आओगे, यानी P से A तक जब लेके आओगे, तो ये जो A डिस्टेंस है चार्ज के सेंटर से मैंने R मान रखी है। ठीक है, काम शुरू करते हैं। हम टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन फ्रॉम P to A। ये जो वर्क डन है मैं यहां से इनफाइनाइट टू A के लिए बता रहा हूं, तो ये आप इंटीग्रेशन कर दीजिए स्मॉल वर्क डन dw को, कहां से कहां तक के लिए, इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक के लिए। तो इनफाइनाइट टू R आपकी लिमिट होगी, इसकी वैल्यूज पर आप पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। dw की वैल्यू पुट करते हैं आपको -F into dx, ठीक है। R F की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कितनी आएगी बताइए, ये आ जाएगी माइनस का k q1 q2 upon r स्क्वायर, q1 प्लस q, q2 q नॉट हो जाएगा upon r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस x। अब आप कहोगे डिस्टेंस x की रख रहे हैं, हो सकता नहीं कह रहे हो, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है, कैसा क्यों रख रहे हैं, वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डिस्टेंस से लगना शुरू होता है, उससे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था उस रेंज में। तो q x स्क्वायर हो जाएगा ये, इसके बाद ये dx बचा, ये हमें x स्क्वायर अंदर लेना होगा क्योंकि हम dx का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -k q नॉट। इसका इनफाइनाइट को लिमिट लगा दीजिए और x को ऊपर जब ले जाएंगे, ऐसे को करेंगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। आप सभी इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ वैसे, इससे आपका रिकैप भी हो जाएगा एक बार। तो ये जाएगा k q नॉट x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। इनफाइनाइट को आप लिमिट लगा दीजिए, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 को बाहर ले लीजिए, -k q नॉट अपॉन में -1 से माइनस कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x की पावर -1। x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख दीजिए, ये हो जाएगा k q नॉट अपॉन में 1, देखो मत, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 1/x इनफाइनाइट टू r। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स को खोल देते हैं। तो लिमिट्स को जब आप ओपन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, k q नॉट 1/r - 1/इनफाइनाइट। ठीक है, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 के बराबर। ये जो q नॉट है इसे w/q नॉट के नीचे ले आइए। तो आप अगर यहां से देख रहे होंगे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल हो जाएगा k q नॉट
अपॉन में 1 अपॉन आर। ये बाद में रिप्लेस करेंगे, फिलहाल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ गई k q q नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफिनिट। q नॉट को डिवाइड कर देते हैं w से, तो w अपॉन q नॉट इक्वल्स टू आपके पास आंसर है k q इनटू 1 अपॉन r। एक तो ये होगी इक्वेशन आपकी जो वर्क डन की आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, w upon q naught is said to be the electric potential V that will be equal to the k q upon r। ये याद करने के लिए बहुत अच्छी इक्वेशन है। यहाँ पर जो है k जो है k that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। इसकी वैल्यू एग्जाम में दी जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल करते करते वो हमें वैसे भी याद हो जाती है। यहाँ पर तो V proportional to 1 upon r। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो गया। कभी-कभी आपसे बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने कई बार क्वेश्चन में सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अब हम बोल तो देते हैं कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सब्ट्रैक्शन होता है 2 का, बोल देते हैं आप कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी यहाँ पर जाएगा 1 upon r1 minus 1 upon r2 आएगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं, रट्टा मार लेते हैं हम उसका, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश हम नहीं करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं वही आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप इस बात को समझते चलें। जो अभी हम इक्वेशन कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस करे हैं। p पॉइंट अपनी जगह एज इट इज है, q नॉट अपनी जगह एज इट इज है, x डिस्टेंस एज इट इज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डिस्टेंस को 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ। एक पॉइंट b है जिसकी डिस्टेंस चार्ज के सेंटर से r2 है, और एक पॉइंट A है जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ चार्ज से r1 है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने चार्ज को B से A की तरफ ला रहा हूं। पहले मैं इनफिनिट से R की तरफ ला रहा था, तो मैंने लिमिट क्या रखी थी, इनफिनिट हुआ। अब मैं ला रहा हूं R2 से R1, यानी B से A की तरफ, तो लिमिट क्या आ जाएगी, R2 से R1। ठीक है, अब आप इसमें Q नॉट को उठाकर यहां ले आएंगे, W अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू KQ। यहां का आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, k q अपॉन r1 माइनस k q अपॉन r2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको रिमेन पार्ट को आपको मैं यहां समझा देता हूं इस जगह पर। w अपॉन q नॉट का क्या रहता है, दिस इज द पोटेंशियल, ये हो गया v इसकी जगह। k q अपॉन r1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है यहां तक की, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल एट A। k q upon r2 क्या है, B, पोटेंशियल एट B। दिस इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बताइए इसमें इनिशियल कौन सा, फाइनल कौन सा। जहां पर चार्ज पहले था वो हो गया आपका इनिशियल, जहां चार्ज बाद में आया वो हो गया आपका फाइनल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। वैल्यूज पुट कर दीजिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज हम आपको यहां पे बता देता हूं, अगर आप चार्ज वोट करके बता देता हूं आपको, अगर आपका जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू भी नेगेटिव होगा, यानी k q अपॉन r होगा। वो आप समझ रहे हैं क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के केस में जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जो माइनस की वैल्यू है वो नेगेटिव साइन इसमें यहां पर आ जाएगा। मोटी बात को मिलाकर ये हुई। अगर इसे थ्योरी के बेस पे समझें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपको कोई वर्क नहीं करना है, एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर सारा का सारा जो वर्क डन है वो इंटरनल एजेंसी खुद करेगी, आपकी तरफ से कोई वर्क डन नहीं होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, बेसिक चीज आपने समझी होगी। और इस चीज को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को बताएं, लेकिन कैसे बताएंगे, इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हम आपको नई नोटिफिकेशन भी देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।